नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। रायपुर से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है। संगठन चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। 1 अप्रैल से नवंबर तक संगठन के चुनाव चलेंगे। 1 अप्रैल से संगठन का चुनाव शुरू होगा। 1 से 15 अप्रैल तक डीसीसी जारी करेगा प्रारंभिक सदस्यों की सूची। वहीं 16 से 31 मई तक बीसीसी पदाधिकारियों का चुनाव होगा और 1 जून से 20 जुलाई तक जिला कांग्रेस कमेटी का चुनाव कराया जाएगा। वहीं 10 जुलाई से 20 अगस्त तक पीसीसी जनरल बॉडी का चुनाव होगा और 21 अगस्त से 20 सितंबर तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। सितंबर अक्टूबर महीने में एआईसीसी के कार्यकारिणी का चुनाव होना है। तो ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। आज बड़ी बैठक भी हुई ऐसी मद्देनजर में और अब संगठन के चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है कांग्रेस की। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की जिलाध्यक्षों की विधानसभा प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक जो चुनाव अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ के दलवाई साहब ने ली और उन्होंने चुनाव कार्यक्रम की विधिवत घोषणा की है, जिसमें 31 मार्च तक सदस्यता अभियान, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक 5 रुपये भुगतान, चुनाव भाग में योग्य प्रतियोगियों की सूची प्रकाशित, अध्यक्ष और प्राथमिक समितियों के कार्यकारिणी और ब्लॉक कमेटियों का चुनाव 16 अप्रैल से 31 मई 2022 तक। तृतीय चरण में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी का चुनाव 1 जुलाई से 20 जुलाई 2022 तक। तृतीय चरण में पीसीसी जनरल बॉडी, पीसीसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और पीसीसी कार्यकारिणी तथा एआईसी सदस्यों का चुनाव 21 जुलाई से 22 अगस्त 2022 तक और कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 31 अगस्त से 20 सितंबर 2022 तक और एआईसीसी द्वारा कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य और अन्य निकायों का चुनाव सितंबर अक्टूबर 2022 में ये चुनाव अधिकारी ने विधिवत जारी की है। इसी के अनुसार संगठन चुनाव होंगे और उसकी तहत आगे की प्रक्रिया चलेगी। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गए। ममता, 1 अप्रैल से नवंबर तक अब ये संगठन के चुनाव चलने वाले हैं। मकसद के लिहाज से अगर हम देखें तो सांगठनिक चुस्ती दुरुस्ती, चुनावी सक्रियता और दूसरी बात ये कि चुनाव के मद्देनजर जो पदाधिकारियों की नियुक्ति जिस लिहाज से जहां क्षेत्र के हिसाब से जरूरत उस हिसाब से नियुक्तियां भी भविष्य में हमें देख पाएंगे। ममता, बिल्कुल, देखिए इस बैठक को अगर देखा जाए तो सीधे सीधे तौर पर मिशन 2023 की तैयारी के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि चुनाव को काफ़ी समय, अगर हम बात करें तो 2 साल का समय वैसे बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 2 साल भी नहीं बचे हैं। और यही वजह है कि ये बैठक जो की गई और इसमें संगठन चुनाव को लेकर सीधे सीधे बैठक के साथ ही तिथियों की भी घोषणा कर दी गई कि किस तरीके से बूथ कमेटी और उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद में प्रदेश जो संगठन है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर उसको लेकर चुनाव होंगे। और इस चुनाव के बाद में चूंकि कांग्रेस ने एक लक्ष्य भी बनाया है डिजिटल सदस्यता अभियान और 31 मार्च तक ये सदस्यता अभियान चलेगा, तो मैनुअल तो हो चुके हैं, डिजिटल सदस्यता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। तो ये जो नियुक्तियां होंगी तो उसके बाद इस सदस्यता अभियान को भी जो है वो एक तरह से कहें कि गति मिलेगी और इसके साथ ही सरकारी जो योजनाएं हैं उसकी पहुंच कितनी हो सकती है, संगठन कितना पहुंच बना सकता है, कांग्रेस की विचारधारा को, कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर को जो है वो गति मिलेगी। तो ये जो बैठक है वो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण थी। जी बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण थी इस लिहाज से ये बैठक। और ममता, थोड़ा सा ये भी समझाइएगा, जो पुराने पदाधिकारी हैं वो भी चुनकर संभव है कि दोबारा आ सकते हैं अगर सक्रिय रहे हैं अपने कार्यकाल के दौरान। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो चुनाव जो है वो इस तरीके से होता है कि नाम जो है वो प्रस्ताव कर लिया जाता है और उसके बाद में उस नाम पे मुहर लग जाती है। अगर कोई दिक्कत कहीं पर हो तो जाकर जो है वो एक चुनाव की प्रक्रिया की जाती है वहाँ पर। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये जो चुनाव है, चाहे बूथ तक बोले या ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें या प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, तो कई जगहों पर जो है ये भी है कि बदला जा सकता है और कई जगह पर यह है कि वो कंटिन्यू भी रख सके, क्योंकि नाम
तमाम जो प्रस्ताव आता है उसके हिसाब से। और संगठन स्तर पर भी अगर हम बात करें तो प्रदेश स्तर तक के जो चुनाव की जो है वो घोषणा की गई है। तो देखना ये होगा कि क्या ऊपर लेवल तक भी, क्या जो है प्रदेश स्तर तक भी इस चुनाव के जरिए जो है क्या बदलाव किया जाता है या वही चीजें रहती है। जी बिल्कुल। तो छत्तीसगढ़ में टॉप लेवल से लेकर बिल्कुल निचले स्तर तक चुनाव कराने की तैयारी है कांग्रेस संगठन में, और ये एक लिहाज से इसे तैयारी माना जा रहा है विधानसभा, आगामी विधानसभा चुनाव की। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन से आज सुबह 9:30 बजे एक विमान आने की संभावना थी, और उस खबर को सुनने के बाद छत्तीसगढ़ मूल के रहने वाले 2 मेडिकल स्टूडेंट दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे। ये दोनों स्टूडेंट यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कुछ समय पहले ही यूक्रेन से दिल्ली आए हैं और आज अपने दोस्तों से मुलाकात करने एयरपोर्ट आए थे। लेकिन एयरपोर्ट आने के बाद पता चला कि शनिवार देर रात को विमान आने वाले हैं। इन दोनों छात्रों ने बताया कि यूक्रेन में किस तरह के हालात हैं। हमारा इशू ये है अभी भी कि सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो ईस्टर्न यूक्रेन में है। जो खार्किव एक लौता जो रीजन है हमारे ईस्टर्न यूक्रेन का, जो बॉर्डर से बहुत ज़्यादा पास है, वहाँ पे रशियन आर्मी आके अभी वहाँ पे यूक्रेन का फ्लैग भी चेंज करके रशियन फ्लैग लगा के जा चुकी है। वहाँ पे अभी रहने, खाने, सोने सबकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और भी बहुत लोग हैं, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट से, तो मेरे ही डिस्ट्रिक्ट के मेरे ही लगभग 10 से 20 किलोमीटर के दूरी पे रहने वाले मेरे कुछ दोस्त हैं, जूनियर्स हैं, उनसे मेरी लगातार बात हो रही है। बट नेटवर्क का भी बहुत इशू है, तो लाइक बहुत रेयरली बात हो पा रही है, बस मैसेज में ही बात हो पा रही है। और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है, और ट्वीट कर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ये जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई है, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हालात की पूरी जानकारी दी है और प्रधानमंत्री मोदी से मदद भी मांगी है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने। और इससे पहले यूक्रेन के राजदूत ने भी ये अपील की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में दखल दें, बात करें। और हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से बात भी की थी। करीब 25 मिनट दोनों के बीच बातचीत हुई थी, और एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है, और खुद जेलेंस्की ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि उनकी बात हुई है प्रधानमंत्री मोदी से, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को तमाम हालात की जानकारी दी है जो इस वक्त यूक्रेन में है। प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने मदद की गुहार भी लगाई है, मदद भी मांगी है। हालांकि जेलेंस्की तमाम दूसरे राष्ट्रों से मदद की अपील कर रहे हैं, और अभी भी हथियार नहीं डाले हैं यूक्रेन ने रशिया के सामने, रूस के सामने। और जेलेंस्की जो यूक्रेनी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है, यूक्रेन के हालात पर, यूक्रेन की स्थिति की जानकारी दी है, बताए हैं पूरे हालात, और मदद की अपील भी वो कर रहे हैं भारत से, प्रधानमंत्री मोदी से। हालांकि यहां अब देखने वाली बात जरूर होगी, चूंकि रशिया के साथ भारत के कहीं ज्यादा बेहतर संबंध हैं, और ऐसे में भारत की क्या भूमिका इसके बाद रहती है ये अलग मसला है। लेकिन यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर अपील की है, मदद मांगी है यूक्रेनी राष्ट्रपति ने, और इसकी जानकारी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्विटर के माध्यम से साझा की है। आगे बढ़ेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वहां फंसे बच्चों को लाना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसको लेकर विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। मैंने की हमारे छत्तीसगढ़ में फंसे हुए जो छात्र हैं उसे निकालने के लिए उनसे बात की, और उन्होंने बताया कि जो पड़ोसी देश हैं उसके वहाँ से निकाल के ला के यहाँ से हवाई मार्ग से लाने की बात। आज 7 बच्चे हमारे छत्तीसगढ़ के भी आ रहे हैं, लेकिन हम सबकी चिंता है कि जल्दी से जल्दी उसकी वापसी हो। वहीं यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए भिलाई के मरूदा सेक्टर से गए यश दीवान की सकुशल वापसी हो गई।
यश ने अपने घर आकर राहत की सांस ली। अपने माता पिता से मिलने के बाद यश काफी खुश हैं, लेकिन अब भी जब वो यूक्रेन के हालात का विचार करते हैं तो वो सिहर जाते हैं। यश के अनुसार लगातार यूक्रेन के हालात खराब हो रहे हैं। वहां छात्रों को कोई मदद नहीं मिल पा रही है। खाने, रहने और राशन की भी काफी दिक्कत हो गई है और उन्हें एक बंकर जैसे क्षेत्र में बंद कर दिया गया है और छात्र अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यूक्रेन के बिगड़े हुए हालातों के बीच में छात्रों का वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। उसी बीच में भिलाई से जो पढ़ाई के लिए गए हुए थे यश दीवान, वो सकुशल अपने वतन, अपने भिलाई की नगरी में लौट आए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। यश, सबसे पहले तो आपका पुनः भिलाई में बहुत स्वागत है, क्योंकि आप पढ़ाई के लिए गए थे और आज किस तरह से रहा था, अभी कैसे बिगड़े हालात हैं वहाँ पे? सर, वहाँ पे हालात तो ऐसे क्रिटिकल हो चुके हैं कि कुछ बोला नहीं जा सकता। मेरे बहुत से फ्रेंड्स ऐसे वहाँ पे अभी फंसे हुए हैं कि ना उनको फूड सप्लाई है, ना मनी के लिए उनके पास बड़ी दिक्कत हो गई क्योंकि एटीएम्स वहाँ बंद हो गए हैं, वहाँ पे बसेस बंद हो गई है और बहुत से ऐसे सिचुएशन अराइज हो गए हैं कि उनके पास अब शायद ही कुछ बचा होगा खाने के लिए, क्योंकि अपार्टमेंट्स उन्होंने उनको खाली करवा दी गए हैं। उनको एक वहाँ जो मेट्रो स्टेशन थे, क्योंकि वो बंकर टाइप के हैं, तो उस बंकर में कैप्चर कर दिया है। अभी कीव में तो ये पॉसिबल ही नहीं कि आप फ्लाइट उतार सको, एयरलिफ्ट आप कीव से कर ही नहीं सकते। तो ये मैं यही, क्योंकि आसपास की कंट्री जैसे पोलैंड या फिर स्लोवाकिया, हंगरी, यहाँ से ही आप स्टूडेंट को एयरलिफ्ट करिए, क्योंकि और कहीं से आप नहीं कर सकते। जी। तो ये है यश दीवान जो बता रहे थे कि यूक्रेन के हालात किस तरह के हैं, किस तरह से हालात वहाँ पे ख़राब हैं। इनका ये कहना है कि छात्रों की मदद करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वे काफ़ी मुसीबत में हैं और इस तरह से सरकार को जो है वो एयरलिफ्ट करके उनको वापस लाना चाहिए, ताकि उनकी जान बचाई जा सके और उनको सुरक्षित जो है उनके परिजनों को सौंपा जा सके। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और बलौदाबाजार जिले के 4 छात्र भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सभी छात्र वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। बलौदाबाजार के मुस्कान के अलावा सुहेला से सत्य प्रकाश साहू, भाटापारा के त्र्यंबक वर्मा और बिलाईगढ़ के विकास कर्ष मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं। यूक्रेन में जारी बमबारी से सभी के परिजन काफी चिंतित हैं। आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स या ICRI-SAT से ने इंडिया यूरोपियन यूनियन प्रोजेक्ट्स के तहत वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का बीड़ा उठाया है, जो कि वेस्टलैंड्स की शक्ल में दिखाई पड़ते हैं। करीब 30 ऐसे वेस्टलैंड्स देश भर में बनाए गए हैं, जिसमें 3 तेलंगाना में है। आइए देखते हैं मिशन पानी की एक रिपोर्ट। Communities are using raw wastewater for centuries for agriculture, hence often they are unaware of its perils, and without access to any kind of wastewater treatment technology, they feel helpless also. This concept of constructed wetlands is a very simple and novel idea of utilizing grey water for agricultural purpose through a series of filters which comprise of various gravel levels and plants, roots of the plants. These act as filter. The water passes through this filter and is converted through biological system for usable water in agriculture. Any dryland agriculture crop can be easily grown with this. We work on different phenotyping, advanced phenotyping system, which can help in crop production, which can adapt better to the dryland system. So the constructed wetlands are not only about the recycled water, but you need a crop which can adapt there and grow there and be more productive, so that the system itself is self-sustainable. 80% of the water supplied to a village comes out as a dilute wastewater. Hence, constructed wetland can promote its reuse. So, it is really still an area where we need to work more. Awareness generation and capacity building make communities involved and embrace the technology. स्वच्छता और पानी, पानी, पानी।
बचानी है ये जिंदगानी। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।